नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश स्वागत करता हूँ आपका आरबी के एंड एसोसिएट के कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है और टैली में कौन-कौन से ऑप्शन यूज़ करने पड़ते हैं हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं बिज़नेस में, तो उस ट्रांज़ैक्शन को हम एक अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि हमें कहाँ से पैसा आया है और हमने कहाँ पेमेंट किया है। और और दिन के या फिर महीने के क्लोजिंग डेट में हम लोग कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस गिराते हैं। और दोस्तों, ये जितने भी सारे हम लोग ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो अपने एक बैंक के थ्रू करवाते हैं ट्रांज़ैक्शन। बदले में बैंक हमें एक विवरण के रूप में स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें सारे ट्रांज़ैक्शंस मेंशन होते हैं और किसी एक पार्टिकुलर डेट का क्लोजिंग बैलेंस उसमें शो करता है। दोस्तों, तो जब भी हम अपने कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जब दोनों को एक साथ मिलाते हैं, तो देखा जाता है कि दोनों का बैलेंस मिल नहीं रहा है, दोनों में डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों, इन्हीं सारी डिफरेंसेस को हटाने के लिए फिर मिलाने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन ये जो डिफरेंसेस हमारा आता है, इन सभी डिफरेंस तो दोस्तों, ये सारे डिफरेंसेज़ों को हटाने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं और इन डिफरेंसेज़ों के कई कारण हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन डिफरेंसेस के क्या-क्या कारण हैं। तो सबसे पहला दोस्तों रीज़न है बैंक चार्ज। दोस्तों, बैंक चार्ज बैंक अपने बैंक के द्वारा दिए गए सर्विस पे वो बैंक चार्ज काटती है ऑटोमेटिक बैंक से ही, जिसका हमें मालूम नहीं होता है कि बैंक वालों ने कब बैंक चार्ज काट लिया है। जब हमें बैंक का स्टेटमेंट प्रोवाइड होता है, तो उसमें देखा जाता है कि बैंक वालों ने बहुत सारे बैंक चार्ज काटे हुए हैं। तो चूँकि इन सभी बैंक चार्जों का हम लोग रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। दूसरा, इंटरेस्ट अर्न। दोस्तों, जब भी हमारे बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस पैसे के अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट बैंक के द्वारा दिया जाता है, जो कि बैंक कभी भी डिपॉज़िट कर देती है, जिसका इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट को या फिर ओनर को नहीं रहता है, जिसकी वजह से कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से हमें कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस में और बैंक का स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। आगे है दोस्तों, फिक्स पेमेंट लाइक ईएमआई और एलआईसी। दोस्तों, हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रन करने के लिए कहीं न कहीं से लोन लेता है और अपना इन्वेस्टमेंट भी कहीं न कहीं करता है, जैसे एलआईसी में करता है, फिक्स्ड डिपॉज़िट करता है, म्यूचुअल फंड में करता है, जैसा कि आप जानते होंगे। और लोन के अगेंस्ट में ईएमआई भी मंथली फिक्स हो जाता है, हमें ईएमआई पेमेंट करना होता है। सो ये जो सारे ईएमआई है, वो बैंक से हम लोग ऑटोमेटिक फिक्स कर देते हैं कि ये ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए। सो बैंक ऑटोमेटिक ही डिडक्ट कर लेता है ये ईएमआई और एलआईसी वगैरह का और म्यूचुअल फंड वगैरह का। सो इन सभी ट्रांज़ैक्शंस का हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और बैंक का स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। आगे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। आउटस्टैंडिंग पेमेंट का मतलब है कि जब भी हम किसी पार्टी को चेक देते हैं, तो वो चेक हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट वो चेक पार्टी जब बैंक में डालता है, तो वो चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन या 4 दिन का समय लग जाता है, जिसकी वजह से कैश बुक में तो हमारा पेमेंट हो गया 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, बट बैंक से निकलता है 4 दिन बाद, जिसकी वजह से एक पार्टिकुलर डेट में अगर हम क्लोजिंग बैलेंस मिलाने चले कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का, तो इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। आगे है दोस्तों, चेक कलेक्शन डिले। जब भी हम लोग किसी पार्टी के थ्रू चेक रिसीव करते हैं या डीडी रिसीव करते हैं, और तो जिस दिन रिसीव करते हैं,
उस चेक को हम लोग अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट जब हम लोग बैंक में इस चेक को डालने जाते हैं तो ये चेक क्लियर होने में 3 से 4 दिन का समय लेता है। इसकी वजह से कैश बुक और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है। आगे है चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर का मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम किसी को चेक देते हैं और वो पार्टी चेक को बैंक में डालने जाता है, तो बैंक में बैलेंस ना होने की वजह से जो हमारा चेक होता है वो बाउंस हो जाता है या कैंसिल हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है। जिसकी वजह से हमने चेक जिस पीरियड में पेमेंट किया उस पीरियड में तो हमने कैश में रिकॉर्ड कर लिया, बट बट बैंक में तो चेक क्लियर हुआ नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कैश बुक के थ्रू तो ये पेमेंट हो चुका है, तो कैश बुक में बैलेंस घट जाता है बट बैंक से तो बैलेंस घटता नहीं है। इसकी वजह से भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। आगे है दोस्तों डायरेक्ट डिपॉजिट टू बैंक विदाउट इंफॉर्मेशन। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट करा कर रखे हैं और फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी पूरा हो गया, और मैच्योरिटी पूरा होता है तो वो उसका जो मैच्योर अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिक ही बैंक में अपने डेट में डिपॉजिट हो जाता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन से भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है हमारे कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में। दोस्तों, इन सभी रीजन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और चलते हैं अब हम लोग टैली में, कि टैली में इन सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग कैसे मिलाते हैं और बैंक रिकॉन्सिलिएशन टैली में कैसे बनाते हैं, और बीआरएस बनाने के लिए टैली में कौन कौन सा ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टैली में बीआरएस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे बैंक का लेजर में। बैंक का लेजर में जाने का 2-3 रास्ता है। हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में चले जाएंगे, करंट एसेट में आएंगे। ये हमारा बैंक अकाउंट का ग्रुप है और ये हमारा बैंक का लेजर है, एक्सिस बैंक। हम लोग इसे ओपन करेंगे और जिस महीने का हमें रिकॉन्सिलेशन करना है उस महीने का हम लोग ओपन कर लेंगे। जैसे जनवरी महीने का मैंने कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखा है, तो हम लोग चलते हैं जनवरी महीने का रिकॉन्सिलेशन मिलाते हैं। तो हमने इस तरह से जनवरी महीने का कुछ ट्रांजेक्शन्स ओपन कर लिया है। तो टैली में बीआरएस मिलाने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं F5। बीआरएस मोड में जाने के लिए हम लोग को F5 प्रेस करना पड़ता है ये रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। तो हम लोग दोस्तों F5 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करके बैंक रिकॉन्सिलेशन मोड में चले जाएंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन मोड में आप देखेंगे कि आपने वाउचर कैशबुक में जो रिकॉर्ड किया है उसका ये फर्स्ट कॉलम में डेट दिखा रहा है। जिस पार्टी के नाम पे आपने पेमेंट या रिसीव किया है उसका कॉलम दिखा रहा है, पार्टी का नाम है। थर्ड कॉलम में आपने पेमेंट किया या रिसीव किया उसका वाउचर का कॉलम है। और फोर्थ कॉलम में आपका है कि आपने ट्रांजैक्शन किस तरह से किया है, चेक से किया है, डीडी से किया है, कैश में किया है। तो ये ट्रांजैक्शन टाइप है। फिफ्थ कॉलम में आपको है इंस्ट्रूमेंट नंबर। इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर। जो हमने चेक किसी को पेमेंट किया उसमें चेक नंबर मेंशन करते हैं, और अगर डीडी से पैसा रिसीव किया होगा तो हम लोग डीडी मेंशन करेंगे। आगे कॉलम है आपका इंस्ट्रूमेंट डेट। दोस्तों, हम लोग जो चेक में डेट डालते हैं वो हमारा चेक डेट होता है, उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट डेट कहते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट डेट, और ये हमारा आ गया है बैंक डेट। अब ये जो चेक हम लोगों ने बैंक में डाला है, तो ये पार्टी ने बैंक में डाला है, तो ये चेक कब क्लियर होगा उसका डेट 1 से 2 दिन का डिफरेंस रहता है दोस्तों। तो और ये नेक्स्ट कॉलम में आपका जो डेबिट साइड है वो हमारा रिसीव मनी है, और जो क्रेडिट साइड है वो हमारा पेमेंट मनी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ नीचे के कॉलम में आप देख रहे होंगे ये आपका दिखा रहा है बैलेंस एज पर कंपनी बुक। ये जो कंपनी बुक है, आपका जो कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,97,396 रुपये, और ये आ रहा है आपका बैलेंस एज पर बैंक। बैलेंस एज पर बैंक है आपका 16,996 रुपया। इसका डिफरेंसेस दिया हुआ है अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। ये जो डिफरेंसेस हमारा दिया हुआ है 12,33,000 का डेबिट साइड में
10,52,600 का आपका क्रेडिट साइड में ये डिफरेंसेज है। इन्हीं सारे डिफरेंसेजों को हम लोग को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के हम लोग इसका BRS करेंगे। तो BRS का मतलब हम लोग को बैंक का डेट डालना है। दोस्तों ये 2 जनवरी का पेमेंट है और उसका इंस्टॉलमेंट डेट है 2/72/073। तो 2 तारीख को हमने एक चेक इशू किया है 72/063, जो कि बैंक में क्लियर हुआ है आपका 5 जनवरी को। फिर आपने फिर हमने 3 जनवरी को कुछ अमाउंट रिसीव किया है, जो कि 85,000 है, वो सेम डेट में हमने रिसीव कर लिया है। फिर हमने 3 जनवरी को 1 लाख और रिसीव किया है सेम डेट में। फिर एक हमने चेक इशू किया है 72,065, जो कि क्लियर हुआ है 6 जनवरी को। और फिर है और हमने ये अमाउंट रिसीव किया है सेम डेट में 4 जनवरी को। फिर हमने एक चेक इशू किया 72,066, वो हमने इशू किया है 6 जनवरी को, बट ये बैंक में क्लियर हुआ है 8 जनवरी को। फिर ये हमने 7 जनवरी को रिसीव किया है सेम डेट में। फिर 7 जनवरी को रिसीव कर लिया हमने बैंक में, बैंक के डेट में। बैंक का डेट है 7 जनवरी। फिर हमने ये जो चेक इशू किया 7 जनवरी को, वो क्लियर हुआ है आपको 9 जनवरी को। फिर हमने एक अमाउंट रिसीव किया है 8 जनवरी को, जो कि सेम डेट पे हमारा बैंक में पैसा आ गया है। हम लोग ये ट्रांजेक्शन बैंक का डेट से मिला रहे हैं दोस्तों। ये हमने बैंक का स्टेटमेंट पासबुक हमने अपने बैंक से मंगा लिया है और उसमें हमने चेक किया है कि ये जो हमारा अमाउंट है, जो चेक इशू हमने किया, वो बैंक में किस डेट में है। तो जो बैंक के स्टेटमेंट में हम लोग को डेट दिख रहा है, वही डेट हमने यहाँ पे डाला है। आगे दोस्तों 72,068 का चेक है, जो कि 9 जनवरी को क्लियर हमने इशू किया है और ये 10 जनवरी को क्लियर हो चुका है। फिर ये हमने 50,000 10 जनवरी को रिसीव कर लिया है। फिर ये हमारा 10 जनवरी का चेक इशू हुआ है, जो कि 11 जनवरी में हमको क्लियर हुआ है। और फिर ये हमें 11 जनवरी को ये भी चेक क्लियर हुआ है और फिर हमने ये 10 जनवरी को रिसीव किया है। तो देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो भी फंड हमारा जो पेमेंट किया, जो रिसीव किया, हमने रिकॉन्सिलेशन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बैंक बैलेंस एज पर कंपनी बुक, यानी कि कैश बुक और बैलेंस पर बैंक दोनों हमारा मैच कर गया है और डिफरेंसेस सारे के सारे खत्म हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं टैली में। अब अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं कि हमने कैसे कैसे रिकॉन्सिलेशन किया है, तो यहाँ पे आप F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप इंटर प्रेस करके आएंगे और क्लिक करेंगे शो रिकॉन्साइल्ड ट्रांजेक्शन ऑल्सो। इस पर हम लोग यस क्लिक करेंगे और सेव करके वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने कैसे कैसे बैंक का डेट डाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस हमारा खत्म है, कैशबुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों हमारा मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी कुछ केस ऐसा होता है दोस्तों कि कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा चेक जो है वो बैक डेटेड में भी गलती से एंट्री हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपके लिए टैली का पूरा कोर्स का वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया नया वीडियो बनाऊँ टैली कोर्स से रिलेटेड, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और साथ ही साथ मैं जीएसटी और इनकम टैक्स पर भी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाएंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत काम आने वाली हैं। और अगर दोस्तों आपको कहीं इनकम टैक्स फाइल कराना हो या जीएसटी फाइल कराना हो
या आपको टीडीएस फाइल कराना हो, या शॉप रजिस्ट्रेशन यानी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना हो, या कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना हो, बिजनेस से लोन लेना हो, या डिजिटल सिग्नेचर बनाना हो आपको, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये सारी सुविधा दी जाती है, ये सारे काम किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर ये सारी चीज़ों की अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी सब सर्विस दी जाएगी। थैंक यू।